डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 881 से 890। चैप्टर 881, वह आधार स्थापना अवस्था का कीड़ा जो भाग गया। यश मोहन एक बहुत निर्णायक व्यक्ति था। वह तुरंत गुप्त गठन से बाहर निकला। जैसे ही वह चांगफेन हिल पर पहुंचा, उसने हड्डी चीरने वाली हत्या की प्रवृत्ति और एक उन्मत्त साधनासार महसूस किया। उसने दोनों लड़ते हुए साधकों को देखने की हिम्मत भी नहीं की और उसने बस दसियों गठन झंडे फेंके। अगर उसने इन झंडों को सक्रिय किया तो सीमा झू द्वारा संशोधित गठन फिर से बदल जाएगा। फिर यश मोहन प्रतिबंध द्वारा संरक्षित 2 जेड बॉक्सों की ओर दौड़ा। हालांकि यश मोहन बिजली की तरह तेज था, फिर भी जैसे ही वह गठन से बाहर आया, उसे नोटिस कर लिया गया। यह देखकर सीमा झू हंसा। उसने यश मोहन को देखा भी नहीं और ठंडा मुस्कुराया, यह वानबे दिलचस्प है। तोंग वुशिंग ने भी यश मोहन को नहीं देखा। हालांकि उसने ठंडा मुस्कुराया और अपना तलवार गठन बदल दिया। बूढ़े आदमी सीमा, हम इस आधार स्थापना अवस्था के कीड़े को पहले क्यों नहीं मारते और फिर लड़ते हैं? फिर भी तोंग वुशिंग ने हमले पर दबाव बनाए रखा। सीमा झू ने ठंडा मुस्कुराया और जवाब भी नहीं दिया। अधिक साधना सार के साथ काला जाल अधिक से अधिक मजबूत होता गया। वह ऊपरी हाथ रख रहा था और ट्रांसमिशन गठन 2 जेड बॉक्सों को उसकी ओर स्थानांतरित कर रहा था। वह अब लड़ना कैसे बंद कर सकता था? एक आधार स्थापना अवस्था का साधक बॉक्स को छू भी नहीं सकता था, वह बस बाहर के प्रतिबंध से मारा जाएगा। उनके लिए यश मोहन के कार्यों से कोई खतरा नहीं था। एक आधार स्थापना अवस्था का साधक दिवास्वप्न देख रहा होगा अगर उसने सोचा कि वह एक होलो स्पिरिट अवस्था के साधक द्वारा स्थापित प्रतिबंधों को खोल सकता है। भले ही कोई प्रतिबंध न हो और वे 2 जेड बॉक्स उस आधार स्थापना अवस्था के साधक को दे दें, वह जाल गठन से बाहर नहीं निकल पाता। इस तथ्य के बावजूद कि जाल गठन को एक ट्रांसमिशन गठन में बदल दिया गया था, इसमें अभी भी जाल गठन के कार्य थे। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एकमात्र आधार स्थापना अवस्था तोड़ सकती थी। भले ही वह कर सकता था, इसमें लगने वाला समय 2 गुरुओं के लिए उसे अनगिनत बार मारने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि अगर यश मोहन ने तुरंत प्रतिबंध तोड़ दिया और जाल गठन से बाहर भाग गया, तो बॉक्स पर विनाश प्रतिबंध थे। इसके अलावा भले ही उन्होंने बॉक्स को नष्ट नहीं किया, वे जेड बॉक्स का पीछा कर सकते थे जो आधार स्थापना अवस्था के साधक तक ले जाएगा। चाहे कुछ भी हो, भले ही वह लगातार 5 दिनों तक दौड़े, एक आधार स्थापना अवस्था का साधक 2 होलो स्पिरिट अवस्था के गुरुओं के शिकार से बच नहीं सकता था। हालांकि उन्हें यश मोहन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। यश मोहन ने एक होलो स्पिरिट अवस्था के साधक से उसकी संपत्ति छीनने की कोशिश करने की हिम्मत करके तुरंत उनकी हत्या की प्रवृत्ति को सक्रिय कर दिया था। इससे पहले कि यश मोहन प्रतिबंध तक पहुंचता, प्रतिबंध 2 होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों की आध्यात्मिक चेतना के नियंत्रण में यश मोहन को मारने के लिए तैयार था। यश मोहन गठनों में 2 गुरुओं से बहुत बेहतर था और प्रतिबंध गठनों से आते थे। वह बता सकता था कि उसे प्रतिबंध को जबरदस्ती नहीं खोलना चाहिए या वह अपनी जान गंवा देगा। यश मोहन को प्रतिबंध की परवाह नहीं थी। उसने आखिरी गठन झंडा छोड़ दिया। उसने उन पर हमला नहीं किया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि दोनों व्यक्ति उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं मानते थे। अगर यश मोहन ने अब जाल को सक्रिय कर दिया और गठन को नष्ट कर दिया, तो शायद दोनों साधक लड़ना बंद कर देंगे और इसके बजाय उसे मार देंगे। यश मोहन प्रतिबंध के पास गया और अपना हाथ अंदर बढ़ाकर 2 जेड बॉक्स पकड़ लिए। इसके बाद वह तुरंत पहाड़ी से बाहर भाग गया। ऐसा लगता था कि प्रतिबंध और गठन ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। जैसे ही वह बाहर निकला,
यश मोहन ने जाल गठन के बाहर सक्रिय गठन झंडा छोड़ना नहीं भूला। अगर कोई जाल गठन से बाहर निकलता तो यह बाहर के आक्रमण और जाल गठन को सक्रिय कर देता। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि दो होलो स्पिरिट अवस्था के साधक भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। हालांकि यह सिर्फ एक जल्दी बनाया गया प्रतिबंध था, तोंग वूशिन द्वारा छोड़ा गया जाल गठन कमजोर नहीं था, फिर भी वह आसानी से इससे बच गया था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यश मोहन ने पहले ही इस जाल गठन का अध्ययन कर लिया था, इसलिए वे पूरी तरह से सदमे में थे। हालांकि वे क्रोधित नहीं हुए क्योंकि वे जानते थे कि चाहे यश मोहन कितना भी दूर चला जाए वह तब तक बच नहीं सकता था जब तक उसके पास जेड बॉक्स था। यश मोहन तुरंत पहाड़ी के बाहर अपनी उड़न तलवार पर चढ़ गया। उसने फ्लाइंग पाइक का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसके माध्यम से उसकी पहचान का पता लगाना आसान था। इसके अलावा वह जानता था कि चाहे वह कितना भी तेज हो, 800 से 1000 किलोमीटर एक होलो स्पिरिट अवस्था के साधक की आध्यात्मिक चेतना की सीमा के भीतर था। उड़न तलवार पर यश मोहन ने निगरानी गठन के माध्यम से देखा कि दोनों साधक अभी भी लड़ रहे थे। वह खुश हुआ। जब तक वह उनकी आध्यात्मिक चेतना की सीमा से बाहर निकल जाता वह पूरी तरह से गायब होने में सक्षम होता। बूढ़े आदमी सीमा, चीज चोरी हो गई है। तुम यहां मुझसे लड़कर क्या फायदा? तोंग वूशिन जानता था कि यश मोहन इसे नहीं रख पाएगा, लेकिन वह फिर भी इससे खुश नहीं था। सीमा झू ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि मैं इसे वापस पालूंगा। यह गुस्सा दिलाता है कि एक कीड़े ने इसे ले लिया। ठीक है, चलो लड़ना बंद करें और उसका पीछा करें। जो पहले पहुंचेगा वह ले लेगा। तोंग वूशिन ने खुशी से इस पर सहमति जताई क्योंकि वह एक उड़ान साधना उपकरण पर चढ़ गया। यश मोहन ने देखा कि दोनों साधक रुकने वाले थे। उसने अपनी पूरी कोशिश की तेज उड़ने की। दोनों व्यक्ति तुरंत चांगफेन हिल से बाहर निकले। सीमा झू तेज था और तोंग वूशिन भी धीमा नहीं था। जैसे ही वे जाल गठन की सीमाओं पर पहुंचे, यह अचानक सक्रिय हो गया। अन्य 3 आक्रमण गठन भी सक्रिय हो गए। जब चारों गठन सक्रिय हो गए तो वे कुछ मिनटों के लिए भी बाधित हुए। हालांकि वे जल्द ही मुक्त हो गए। उन्होंने एक दूसरे को घूरा, एक दूसरे को दोषी ठहराना चाहते थे। फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से किसी ने भी गठन को सक्रिय नहीं किया था। तोंग वूशिन ने जाल गठन की सीमा पर एक गठन झंडा पकड़ा और उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। तुमने मेरे गठन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की, कमीने? वहां न केवल एक गठन सक्रियण झंडा है बल्कि एक निगरानी गठन भी है। श्राप? सीमा झू हंसा। तोंग वूशिन ने गठन स्थापित किए थे और न केवल उसने उनका उपयोग किया था बल्कि आधार स्थापना अवस्था के साधक ने भी ऐसा किया था। यश मोहन ने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही उनकी आध्यात्मिक चेतना की सीमा से बाहर था और अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए फ्लाइंग पाइक पर चढ़ गया। उसी समय उसने जेड बॉक्सों को अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में रख दिया। उसे यकीन था कि चाहे उन पर कोई भी आध्यात्मिक चेतना का निशान हो, एक बार जब उसने उन्हें अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में रख दिया तो बाहर से कोई भी उसे स्कैन नहीं कर सकता था, यहां तक कि एक सत्य साक्षात्कार अवस्था का साधक भी नहीं। यश मोहन उनकी आध्यात्मिक चेतना की सीमा से बाहर था, इसलिए उसने दौड़ना जारी नहीं रखा। वह एक घाटी में उतरा और सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में जाने से पहले कुछ 100 मीटर भूमिगत चला गया। उसे यकीन था कि उस महान भागने के बाद एक शरीर संघनन अवस्था का साधक भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। एकमात्र चिंता जो उसे थी वह यह थी कि दोनों ने उसके वेश को देख लिया होगा। यह एक बहुत छोटी संभावना थी, लेकिन उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यश मोहन इस विचार पर दाव लगा रहा था कि 2 होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों ने उसे एक कीड़ा माना था और उसके चेहरे को करीब से देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग नहीं किया था। तोंग वूशिन और सीमा झू ने अचानक बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग अपने बॉक्सों पर छोड़े गए आध्यात्मिक चेतना के निशानों से बार बार अविश्वास में संपर्क करने के लिए किया था, लेकिन बहुत देर बाद अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे पर नजर डाली और महसूस किया कि यह दोनों के साथ हो रहा था। हम
एकमात्र आधार स्थापना अवस्था का साधक इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है? तोंग वुशेन ने दहाड़ा। मुझे उसकी एक तस्वीर बनाओ। उसने मुझसे चीजें चुराने की हिम्मत कैसे की? हे, उसमें हिम्मत है। सीमा झू ने अपने होंठ चाटे। चैप्टर 882 एक जगह की तलाश। तोंग वुशेन ने यह सुना और तुरंत महसूस किया कि सीमा झू ने उसकी तरह आधार स्थापना अवस्था के साधक को ध्यान से नहीं देखा था। उसका दिल धंस गया। अगर वह जानता था कि यश मोहन कैसा दिखता है, तो वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इस व्यक्ति को खोजने में सक्षम हो सकता था। जब वे नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता है, तो उन्हें यश मोहन को कैसे खोजना चाहिए? उस आधार स्थापना अवस्था के साधक के पास मुश्किल से कोई साधनासार या आध्यात्मिक चेतना की लहर थी। यह बहुत सूक्ष्म था, फिर भी अब यह जानबूझकर लग रहा था। ऐसे साधन। तोंग वुशेन ने ठंडा मुस्कुराया। फिर उसने सीमा झू को ठंडी नजर से देखा। मुझे बस पता है कि उसने चेहरा बदलने वाला जादू उपकरण पहना हुआ था। मैंने वास्तव में नहीं देखा कि वह कैसा दिखता था। वह एक होलो स्पिरिट अवस्था का गुरु था। वह एकमात्र आधार स्थापना अवस्था के साधक के चेहरे को ध्यान से क्यों देखता जो मरने वाला था? इसके अलावा वह उस बूढ़े आदमी सीमा के साथ लड़ाई पर केंद्रित था। सीमा झू ने यह सुना और उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत बुरी हो गई। वह एक होलो स्पिरिट अवस्था मध्य चरण का गुरु था, फिर भी उसके सामने एक आधार स्थापना अवस्था के कीड़े द्वारा कुछ चोरी कर लिया गया था। यह चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था। सीमा झू ने ठंडा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने एक नाव के आकार का साधना उपकरण निकाला और एक काली किरण में भाग गया। एक साधना उपकरण। तोंग वुशेन ने यह देखा और उसकी अभिव्यक्ति बुरी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि सीमा झू के पास भी एक उड़ान साधना उपकरण है। यह भी निम्न स्तरीय था, लेकिन यह उससे बेहतर लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस बूढ़े आदमी ने सहमति जताई थी कि जो भी आधार स्थापना अवस्था के कीड़े को पकड़ेगा, उसे खजाना मिलेगा। तो यह था। उसे बूढ़े आदमी ने 2 बार खेला था और वह बहुत नाखुश था। सौभाग्य से एक आधार स्थापना अवस्था का साधक था जिसने उनसे इसे चुराया या चीज सीमा झू के हाथों में होती। जब तक यह सीमा के पास नहीं था, उसके पास इसे प्राप्त करने का मौका था। हालांकि तोंग वुशेन ने तुरंत एक और समस्या के बारे में सोचा। उसे उड़ान गाड़ी साधना उपकरण एक नीलामी से मिला था। सीमा झू के पास एक काला जाल साधना उपकरण और एक उड़ान नाव साधना उपकरण कैसे था? क्या उसे कोई प्राचीन खंडहर मिला था या कुछ? उसने तुरंत उस दिशा का पीछा किया जिस दिशा में सीमा झू गया था। हालांकि सीमा झू बस चांगफेन हिल वापस आ गया। उसने उस दिशा को तिरस्कारपूर्वक देखा जहां से तोंग वुशेन आ रहा था और तिरस्कार किया। काले चेहरे वाले मूर्ख, तुम थिंग्स के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो? उस आधार स्थापना अवस्था के कीड़े के बिना भी थिंग्स कभी तुम्हारी नहीं होती। तो क्या हुआ अगर उसने मेरी किताब ले ली और मेरी आध्यात्मिक चेतना से बच गया? अगर मैं एक आधार स्थापना अवस्था के कीड़े से नहीं निपट सकता, तो मैं इन कुछ सदियों के लिए बेकार जिया होता। दिलचस्प। यहाँ एक प्राकृतिक गठन है और अंदर एक पत्थर का कमरा है। सीमा झू ने अचानक रुककर चारों ओर देखा। हिम्मत, यह प्राकृतिक नहीं है। किसी ने इसे यहाँ स्थापित किया है। कौन? उसने ऐसा क्यों किया? सीमा झू ने चारों ओर देखा और अचानक पत्थर की दीवार की ओर दौड़ा। दीवार के पीछे से एक चट्टान पकड़ी। फिर उसने चट्टान को अपने मुंह में रख लिया। कुछ देर बाद उसने चट्टान को बाहर थूक दिया और सदमे में इस दीवार को घूरा। इससे पहले कि उसने शब्द कहा, यहाँ एक स्वर्ग और पृथ्वी दुर्लभ अग्नि बीज था। किसने अग्नि बीज को यहाँ रखने के लिए एक गठन का उपयोग किया? क्या यह अबिसल अर्थ फायर है? सीमा झू हिल गया था। वह इस बात पर और अधिक निश्चित होता जा रहा था क्योंकि यह जगह यिन ऊर्जा से भरी थी और यह अबिसल अर्थ फायर के लिए सबसे अच्छी तरह का ग्रीन हाउस था। सीमा झू ने अचानक एक नारंगी अग्नि निकाली और उत्साह में इसके बारे में सोचा। उसकी लीझे अग्नि साधना क्षेत्र में 29वें स्थान पर थी। अगर उसे अबिसल अर्थ फायर मिल गया जो 11वें स्थान पर था, तो क्या उसके पास गोली राजा तक पहुंचने की क्षमता नहीं होगी? गोली राजा।
सीमा झू अपना उत्साह नहीं रोक सका। वह उस आधार स्थापना अवस्था के कीड़े में अधिक से अधिक रुचि रखता था। एक आधार स्थापना अवस्था का कीड़ा अबिसल अर्थ फ्लेम प्राप्त करने में कामयाब रहा था। अगर उसे थिंग्स भी मिल गया तो उसकी भविष्य की संभावनाएं अकल्पनीय थीं। सीमा झू ने उदास मुस्कान दी। चूंकि वह इसके बारे में जानता था, उस आधार स्थापना अवस्था के कीड़े का अच्छा भाग्य समाप्त होने वाला था। जब सीमा झू जाने वाला था, उसे एक और दुर्लभ अग्नि बीज मिस्ट लोटस हार्ट फायर याद आया। यह भी प्रचुर यिन ऊर्जा वाले स्थानों में विकसित हो सकता था। मिस्ट लोटस हार्ट फायर को न केवल यिन की आवश्यकता थी, बल्कि उन्नयन के लिए यान ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। सीमा झू स्तब्ध था। अगर यह वास्तव में मिस्ट लोटस हार्ट फायर होता तो वह सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसे चुनना होता तो वह थिंग्स की कुछ किताबों पर मिस्ट लोटस हार्ट फायर को चुनता। यह एक स्वर्ग अग्नि थी। अगर उसे यह मिल गई तो वह सत्य साक्षात्कार अवस्था तक भी पहुंच सकता था। यह सोचकर कि आधार स्थापना अवस्था के साधक ने मिस्ट लोटस हार्ट फायर ले ली होगी, सीमा झू अब शांत नहीं रह सका। वह अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस कर सकता था, जैसे कुछ 100 साल पहले जब वह युवा था। उस समय उसे अपने संप्रदाय की एक मार्शल बहन से प्यार हो गया था। जब उसने पहली बार उसे एक उपहार दिया तो उसका दिल अब की तरह धड़क रहा था। उस समय उसकी प्रतिभा खराब थी, लेकिन उस मार्शल बहन में बहुत प्रतिभा थी और वह एक अन्य मुख्य शिष्य के साथ दांव साथी बन गई। उसे अस्वीकार कर दिया गया और वह एक अकेला साधक बनने के लिए संप्रदाय छोड़ गया। हालांकि उसका भाग्य बदल गया और उसे एक गोली गुरु की विरासत मिली। वह एक गोली गुरु बन गया और उसकी गोली बनाने की क्षमताओं में सुधार के कारण उसकी शक्ति भी नाटकीय रूप से बढ़ गई। जब वह नवजात आत्मा अवस्था का साधक बना तो उसने पहली चीज जो की वह थी वापस जाकर बदला लेना। उसकी मार्शल बहन पहले से ही स्वर्णकोर अवस्था पर थी, इसलिए उसने अपने पति के सामने अपनी मार्शल बहन के साथ बलात्कार किया। उसका पति इतना क्रोधित हुआ कि वह मर गया, लेकिन उसे इससे मिली संतुष्टि बहुत पसंद आई। उसने पहले कभी इतना खुश महसूस नहीं किया था। फिर भी आज मिस्ट लोटस हार्ट फायर के कारण वह उस जुनून को फिर से महसूस कर सकता था। शायद वह जल्द ही उस कीड़े से इसे ले पाएगा। सीमा झू ने अपने बैंगनी होंठ चाटे। उसकी आंखें लालच से भरी थीं। उसने चारों ओर देखा। उसने बिना हिचकिचाहट के गठन और अंदर की सामग्री को नष्ट कर दिया। वह नहीं चाहता था कि किसी अन्य व्यक्ति को पता चले कि वहां एक स्वर्ग अग्नि हो सकती थी। तोंग वुशेंग सीमा झू के जाने के कुछ ही समय बाद वहां पहुंचा। उसने केवल खंडहर देखे। दोनों साधकों का मानना था कि वह छोटा आधार स्थापना अवस्था का साधक उनसे 50,000 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं हो सकता था। चूंकि उन्होंने यश मोहन को कम समय में नहीं पाया, उनका मानना था कि यश मोहन चांगफेन हिल के पास छिपा था, क्योंकि केवल छिपने से ही दोनों व्यक्ति उसे नहीं पकड़ सकते थे। दोनों गुरुओं ने 50,000 किलोमीटर के दायरे में हर जगह खोजा। जब वे अन्य साधकों के पास आए और उनसे जवाब नहीं मिला तो वे उनके अंग काट देते थे या उन्हें मार देते थे। जल्द ही चांगफेन हिल साधकों के लिए एक निषिद्ध भूमि बन गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि दो क्रूर गुरु वहां कुछ खोज रहे थे। दोनों साधक एक दूसरे से कई बार मिले, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। वे बहुत चालाक थे। यश मोहन वास्तव में उनकी खोज सीमा के भीतर छिपा हुआ था। चैप्टर 883 दोधारी तलवार छोड़कर एक धारी तलवार का उपयोग शुरू करना। यश मोहन चिंतित नहीं था कि दो गुरु उसे सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में ढूंढ लेंगे। उसकी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया पृथ्वी में छिपी हुई थी और इसे ढूंढना असंभव था जब तक कि वे उस विशिष्ट पृथ्वी के टुकड़े को देखने के लिए आध्यात्मिक चेतना का उपयोग नहीं करते। चांगफेन हिल की यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन यश मोहन के लिए यह बहुत लायक थी। खतरे में भाग्य की तलाश करना एक बुद्धिमान निर्णय था। उसे न केवल मिस्ट लोटस हार्ट फायर मिली, बल्कि थिंग्स भी मिली। उसने मिस्ट लोटस हार्ट फायर को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित कर लिया था। वह अब केवल 2 जेड बॉक्सों पर प्रतिबंध तोड़ना और थिंग्स का अध्ययन करना चाहता था।
यश मोहन ने 2 बॉक्स निकाले और पाया कि वे सभी प्रकार के आध्यात्मिक चेतना के निशानों और प्रतिबंधों से ढके हुए थे। एक विचार से वे बॉक्स को नष्ट कर सकते थे। ये 2 साधक बहुत चालाक और स्वार्थी लोग थे। यश मोहन हंसा। अगर 2 गुरुओं ने लड़ाई नहीं की होती और इसके बजाय एक दूसरे को किताब का दूसरा आधा हिस्सा देने पर सहमत हो गए होते तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन अब यह केवल उसे लाभ पहुंचा सकता था। बॉक्सों पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, लेकिन यश मोहन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे बॉक्सों से सभी प्रतिबंध हटाने में केवल आधा घंटा लगा। फिर उसने किताब के 2 आधे हिस्से निकाले और अपनी मिस्ट लोटस हार्ट फायर से बॉक्सों को जला दिया। किताब ऐसी लग रही थी जैसे किसी तेज चीज से काटी गई हो। यश मोहन को विश्वास था कि इसे पहले फाड़ा गया था। किताब की सामग्री बहुत नरम थी, लेकिन मजबूत थी। यश मोहन ने इसे फाड़ने की कोशिश की और वह नहीं कर सका। उसने दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। वह अंदर के विशाल ज्ञान में तुरंत डूब गया। आध्यात्मिक जड़ी बूटी का स्क्रॉल, अयस्क स्क्रॉल, जानवर स्क्रॉल, आध्यात्मिक कीड़ा स्क्रॉल, अग्नि बीज स्क्रॉल आदि। यश मोहन ने किताब को स्क्रॉल किया। इसमें 10 स्क्रॉल थे। यश मोहन ने इसे अग्नि बीज स्क्रॉल पर फ्लिक किया और मिस्ट लोटस हार्ट फायर को देखा। मिस्ट लोटस हार्ट फायर 108 अग्नि बीजों की रैंकिंग में 17वें स्थान पर थी और साधना क्षेत्र में 3रे स्थान पर थी। यह स्वर्ग अग्नियों में भी काफी अच्छी अग्नि थी। यश मोहन को यह बहुत पसंद आई। जितना अधिक उसने मिस्ट लोटस हार्ट फायर के बारे में समझा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह चांग फेन हिल पर क्यों दिखाई दी थी। यह यिन ऊर्जा खाकर उन्नयन कर सकती थी। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर इसे उन्नयन के लिए वहां छोड़ा था। यश मोहन उलझन में था। भले ही यह नारंगी रंग तक पहुंच गई थी, कोई इसे लेने क्यों नहीं गया था? या तो यह इसलिए था क्योंकि व्यक्ति मर गया था, या क्योंकि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था, इसलिए यश मोहन उससे पहले पहुंच गया। चाहे जो भी हो, यश मोहन ने अग्नि को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित कर लिया था और वह इसे वापस नहीं देने वाला था। फिर यश मोहन ने आध्यात्मिक जड़ी बूटी स्क्रॉल पर फ्लिक किया। समय उड़ गया। यश मोहन से 20,000 किलोमीटर दूर दोनों साधकों ने महसूस किया कि आध्यात्मिक चेतना के निशान और प्रतिबंध नष्ट हो रहे थे, लेकिन वे स्रोत नहीं ढूंढ पाए। उनकी अभिव्यक्तियां बहुत अच्छी नहीं लग रही थीं। 3 दिन बाद यश मोहन ने पहले ही किताब को मोटे तौर पर स्कैन कर लिया था। उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटी स्क्रॉल को बहुत ध्यान से देखा था, लेकिन उसे अन्य स्क्रॉल बस अस्पष्ट रूप से याद थे। अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाने के बाद यश मोहन को एहसास हुआ था कि स्तर 7 के आध्यात्मिक गोली गुरु और उससे ऊपर इतने कम क्यों थे। हर कोई 3 बर्थ चैंट या थिंग्स नहीं प्राप्त कर सकता था। यह काफी हद तक साधना का एक विश्वकोश था। इसीलिए दोनों व्यक्ति इस पर इतनी बेताबी से लड़ रहे थे। उसने थिंग्स को दूर रखा, लेकिन उसने सुनहरे पृष्ठ की दुनिया नहीं छोड़ी। भले ही उसने प्रतिबंधों और आध्यात्मिक चेतना के निशानों को नष्ट कर दिया था, उसने उन्हें अपनी भंडारण अंगूठी में नहीं रखा क्योंकि वे होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों से आए थे। उसे सावधान रहना था। 3 दिन हो गए थे, लेकिन यश मोहन को यकीन था कि सीमा झू और तोंग वुशेंग अभी तक नहीं गए थे। उसने इल्यूजन क्लाउड 9 स्वॉर्ड्स निकाला और इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। यश मोहन ने अपने मुख्य आक्रमण हथियार को एक धारी तलवार में बदलने का फैसला किया था। उसका 3 बर्थ स्वॉर्ड रे एक 2धारी तलवार के लिए बनाया गया था, लेकिन वह इसे एक धारी तलवार के लिए बदल सकता था। हालांकि यश मोहन 3 बर्थ स्वॉर्ड रे और इल्यूजन क्लाउड 9 स्ट्राइक्स को मिलाकर एक नई तलवार क्षमता बनाना चाहता था। उनका मानना था कि दोनों आक्रमण तकनीकों के बीच कई समानताएं थीं, इसलिए यश मोहन 3 बर्थ स्वॉर्ड रे को इल्यूजन क्लाउड 9 स्ट्राइक्स में पिघलाना चाहता था। यश मोहन ने इल्यूजन क्लाउड के पहले वार को एक नया नाम दिया, इल्यूजन क्लाउड एसेंस बाइंडिंग स्वॉर्ड। इस वार का सार मूल आंदोलन के समान था। इल्यूजन क्लाउड से बनी तलवार ऊर्जा बहुत असाधारण थी। इसका उपयोग दुश्मनों को बांधने के लिए किया जा सकता था। यश मोहन गठनों में भी एक विशेषज्ञ था और वह महसूस कर सकता था कि पहले वार में एक क्रम था। ये क्रम एक बंधन गठन की तरह थे।
इल्यूजन क्लाउड 9 स्वॉर्ड एक बहुत सीधा आक्रमण था। पहली चाल दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं थी, बल्कि दुश्मन के पीछे हटने के रास्ते को बंद करने के लिए थी। यह खुद पर और दुश्मन पर बहुत कठोर था। यश मोहन को यह बहुत पसंद आया। दूसरे वार का नाम इल्यूजन क्लाउड डिवीजन स्ट्राइक रखा गया। इस चाल ने उसकी तलवार किरण को इस तरह संयोजित किया कि एक तलवार किरण चलाने के बाद यह उसके 3 बर्थ स्वॉर्ड रे की तरह विभाजित होती रहेगी। यह वह वार था जो यश मोहन को मूल चाल से बहुत अधिक मजबूत लगा। तीसरे वार का नाम इल्यूजन क्लाउड फ्लाइंग व्हर्ल स्ट्राइक रखा गया। यह मूल चाल की तरह ही था। इसका उपयोग करते समय तलवार ऊर्जा के भंवर बनते थे। भंवरों की संख्या व्यक्ति के साधना सार और आध्यात्मिक चेतना पर निर्भर करती थी। तीसरे वार की शक्ति पूरी तरह से व्यक्ति के साधना सार पर निर्भर थी। हालांकि एक बार इसका उपयोग करने पर इसकी शक्ति व्यक्ति की तलवार इच्छा की समझ पर भी निर्भर करती थी। तलवार इच्छा जितनी गहरी होगी, तलवार उतनी ही शक्तिशाली होगी। 1 महीने के समय में यश मोहन ने इल्यूजन क्लाउड 3 स्ट्राइक्स में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि यश मोहन तीसरे वार की पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सका, क्योंकि उसने अभी तक इसकी तलवार इच्छा को नहीं समझा था। लेकिन यश मोहन जानता था कि कोई जल्दी नहीं थी। उसने चौथा वार सीखने की कोशिश करने से पहले 3 वारों में पूरी तरह से महारत हासिल करने का फैसला किया था। चैप्टर 884 रिवर स्टेट वापसी। यश मोहन 1.5 महीने से बाहर था। ये युकियान को काओ हुआन गोली देने का लगभग समय आ गया था, जैसा कि उसने वादा किया था, लेकिन यश मोहन अभी तक बाहर नहीं गया था। उसे यकीन नहीं था कि 2 बूढ़े लोग चले गए थे या नहीं। 2 होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों से थिंग्स चुराना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन यश मोहन को इसका पछतावा नहीं था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे साधना क्षेत्र की सभी जादुई वस्तुओं के बारे में कैसे पता चलता? उसके पास अपना वर्तमान विश्व दृष्टिकोण कैसे होता? उसे कैसे पता चलता कि वह स्टैलाग्माइट मैरो का उपयोग आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोली बनाने के लिए कर सकता है? आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोली बहुत कीमती थी। यह एक स्वर्ग स्तर की गोली थी। इसे बनाना काफी मुश्किल था। यश मोहन नहीं जानता था कि गोली के लिए मुख्य सामग्री क्या थी, लेकिन अब वह जानता था कि यह स्टैलाग्माइट मैरो से बनती थी। हालांकि बाजार में लगभग सभी आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोलियां स्टैलाग्माइट मैरो का उपयोग नहीं करती थीं, मुख्य सामग्री कुछ और थी। फिर भी यह इतनी महंगी थी कि अधिकांश लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे। मिस्ट लोटस हार्ट फायर के साथ यश मोहन ने काओ हुआन गोली की 4 कड़ाहियां बनाने में केवल 1 दिन लिया। पहली कोशिश के अलावा, जिसमें उसने केवल 1 बनाई, उसने अन्य कोशिशों में 3 बनाई। उसने एक और काओ हुआन फल भी अलग रखा क्योंकि उसने पाया कि थिंग्स में इसका एक और उपयोग था। इसे 60 वर्षीय गोली में बनाया जा सकता था। यह गोली किसी के जीवन को 60 वर्ष तक बढ़ा सकती थी। आमतौर पर एक स्वर्णकोर अवस्था के साधक की जीवन अवधि लगभग 400 वर्ष अनुमानित की जाती थी। साधना क्षेत्र में नवजात आत्मा अवस्था से नीचे के साधकों की जीवन अवधि उनकी शक्ति पर आधारित थी। ची संग्रह अवस्था पर जीवन अवधि में कोई वृद्धि नहीं होती थी, औसत लगभग 100 वर्ष अनुमानित थी। जब वे आधार स्थापना अवस्था पर पहुंचते थे तो उनकी जीवन अवधि 200 वर्ष तक पहुंच सकती थी। स्वर्णकोर अवस्था पर यह लगभग 400 वर्ष होगी और नवजात आत्मा अवस्था पर यह 800 वर्ष होगी। हालांकि एक बार जब वे नवजात आत्मा अवस्था को तोड़ देते थे तो जीवन अवधि उतनी अधिक नहीं बढ़ती थी। एक होलो स्पिरिट अवस्था के साधक के पास आमतौर पर लगभग 1200 वर्ष का जीवन होता था। एक शरीर संघनन अवस्था के साधक के पास लगभग 1600 वर्ष हो सकते थे। यहाँ तक कि एक कड़ाही भरने की अवस्था के साधक के पास केवल लगभग 2000 वर्ष का जीवन होता था। यश मोहन इस बार वास्तव में बहुत खुश था क्योंकि उसने चरम स्तर की गोलियां बनाई थीं। यह केवल 5 गोलियां थीं, लेकिन यश मोहन को विश्वास था कि वह भविष्य में अधिक से अधिक बना सकता था। यश मोहन अब समझ गया था कि उसने पहले जो गोलियां बनाई थीं, वे अधिकतम शीर्षस्तरीय और मध्यस्तरीय क्यों थीं। यह एक अच्छी अग्नि की कमी के कारण था।
काओ हुआन गोली बनाने का मतलब था कि यश मोहन आधिकारिक तौर पर एक स्तर 1 का गोली राजा बन गया था। हालांकि यश मोहन जानता था कि वह स्वर्ग स्तर 3 की गोलियां भी बना सकता था। इसके बाद यश मोहन ने सार गोलियों के लिए 1 कड़ाही और आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोली के लिए 5 कड़ाहियां बनाईं। फिर उसने अपनी कड़ाही पैक कर ली, वह जाने के लिए तैयार था। यश मोहन ने 6 सार गोलियां और आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोलियों के लिए प्रति कड़ाही 6 गोलियां बनाईं। यश मोहन ने वास्तव में अपनी प्रगति महसूस की। उसने अपने द्वारा पहने जा रहे सारे कपड़े जला दिए और एक नया सेट पहना। फिर उसने 9 ट्रांसफॉर्मेशन उतार दिया और बाहर जाने से पहले अपनी सभी मूल्यवान चीजें सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में छोड़ दीं। हालांकि जब यश मोहन बाहर जाने के लिए तैयार था, उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा करके अपनी किस्मत आजमा रहा था। क्या होगा अगर जब वह बाहर आया तो वह गलती से 2 होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों की आध्यात्मिक चेतना के रडार पर आ गया। एक होलो स्पिरिट अवस्था के साधक में धैर्य की कमी नहीं थी। उन्हें इस क्षेत्र में कुछ वर्षों तक खोज करने में कोई आपत्ति नहीं होती, 1 महीने की तो बात ही छोड़ दें। यह सोचकर यश मोहन ने पहले शैडोलेस को छोड़ने का फैसला किया, जो सुनहरे पृष्ठ की दुनिया को ले जाएगा और दौड़ेगा। शैडोलेस उसका आध्यात्मिक कीड़ा था और वह शैडोलेस के माध्यम से बाहरी दुनिया देख सकता था। यह सबसे अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन यह पहले की तुलना में बहुत सुरक्षित था। बंजर जंगल में शैडोलेस जैसे अनगिनत कीड़े थे। जब तक यह उनकी आध्यात्मिक चेतना द्वारा स्कैन नहीं किया गया, तब तक यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब शैडोलेस सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से बाहर निकला तो यश मोहन ने तुरंत खतरे की एक हल्की अनुभूति महसूस की। उसे अचानक समझ आया कि यह करना एक चतुर कदम था। हालांकि वह नहीं जानता था कि खतरा कहां से आया, वह बता सकता था कि अगर वह बाहर आता तो वह समाप्त हो जाता। खतरे को महसूस करने के बाद यश मोहन बहुत सावधान था और उसने शैडोलेस को बहुत तेज नहीं होने को कहा। लगभग 10 दिन बीत गए और शैडोलेस ने उसे पहले से केवल 40,000 किलोमीटर दूर ले जाया था। खतरे की वह हल्की अनुभूति समाप्त होती जा रही थी। लेकिन जब यश मोहन सोच रहा था कि अब समय आ गया है और वे पूरी गति से घर की ओर भागने के लिए तैयार हैं, उसे फिर से खतरे की अनुभूति हुई। उसने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। जब से उसने 3 बर्थ चैंट की साधना शुरू की थी, हर चीज के प्रति उसकी संवेदनशीलता पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। उसने शैडोलेस को रुकने को कहा। उसने एक होलो स्पिरिट अवस्था के साधक के सामने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने शैडोलेस की आंखों का उपयोग किया और 2 घंटे तक चारों ओर देखा, इससे पहले कि वह एक पेड़ के पास रुका। उसे समझ आ गया था कि यह क्या था। 1 किलोमीटर आगे एक छिपा हुआ प्रतिबंध था जो किसी की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता था। एक बार जब वह इस प्रतिबंध को पार कर लेता तो उसके कार्यों को रिकॉर्ड कर लिया जाता। यश मोहन ने यह देखा और वह खुद को रोक नहीं सका। होलो स्पिरिट अवस्था के साधक के पास इतने शक्तिशाली साधन थे। इतने बड़े प्रतिबंधों के लिए अनगिनत आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती थी। हालांकि यश मोहन को यकीन था कि कोई रास्ता नहीं था कि उन्होंने वास्तव में 50,000 किलोमीटर की परिधि के साथ एक प्रतिबंध बनाया हो। कुछ स्थानों पर खाली स्थान हो सकते थे, लेकिन यश मोहन ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। क्या होगा अगर वह एक ऐसी जगह पर चला गया जहां एक और भी अधिक अस्पष्ट प्रतिबंध था? वह वहां से निकलने की कोशिश कर सकता था। हालांकि यश मोहन ने फिर भी शैडोलेस को चारों ओर घूमने को कहा। इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि 2 होलो स्पिरिट अवस्था के साधक उसे खोजने में कितने दृढ़ थे। उसके चारों ओर दसियों हजार किलोमीटर रिकॉर्डिंग प्रतिबंधों से भरे हुए थे। अगर उन्होंने उसे बिल्कुल भी नोटिस किया तो 2 होलो स्पिरिट अवस्था के साधक किसी भी समय उसके सामने प्रकट हो सकते थे। यश मोहन ठंडा पसीना महसूस कर सकता था। वह बहुत करीब आ गया था। अगर उसने अपने लिए घूमने के लिए शैडोलेस का उपयोग नहीं किया होता तो शायद वह अब तक उन 2 चालाक होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों द्वारा पकड़ा जा चुका होता। एक दिन बाद यश मोहन ने शैडोलेस को प्रतिबंध के माध्यम से चलाया। शैडोलेस जल्दी से 20,000 किलोमीटर उड़ गया। यश मोहन को यकीन था कि जिस स्थान पर वे थे वह उनकी निगरानी सीमा से बाहर था।
इस प्रकार वह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से बाहर आया और फ्लाइंग पाइक पर चढ़ गया। कुछ और दिनों बाद यश मोहन टेलीपोर्टेशन गठन के माध्यम से गया और रिवर स्टेट शहर वापस आया। तब तक यश मोहन 2 महीने से जा चुका था। यहाँ तक कि सोंग यांगझू और यशिका मोहन भी इतने चिंतित थे कि उनका साधना करने का मन नहीं था। यश मोहन को वापस आते देख हर कोई खुशी से उसके पास आया। जब उसने उनके चेहरे देखे तो यश मोहन को एहसास हुआ कि उसने पहले जो काम किए थे वे कितने खतरनाक थे। अगर उसे कुछ हो गया होता तो उसकी पत्नी और बहन का भाग्य उसके जैसा या उससे भी बदतर होता। चैप्टर 885 जाना चाहते हुए। यश मोहन ने ज़ेन जियाओशान को देखा और आश्चर्य से कहा, बहन ज़ेन, तुम पहले से ही स्वर्णकोर अवस्था पर हो। इससे पहले कि वह उत्तर दे पाती, सोंग यांगझू ने कहा, बहन ज़ेन आधे महीने से स्वर्णकोर अवस्था पर थीं। मैनेजर यान अपनी शुभकामनाएं देने आए, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी आया। ज़ेन जियाओशान की आंखें लाल थीं क्योंकि उसने उत्साह से कहा, भाई ये धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी स्वर्णकोर अवस्था तक नहीं पहुंच पाती। ज़ेन जियाओशान एक मध्यम आकार के साधना परिवार से आई थी। हालांकि अपने दादा के बाद से उसके रिश्तेदारों की प्रतिभा सामान्य थी। उसके पिता की प्रतिभा और भी सामान्य थी और वह परिवार के संसाधनों का आनंद भी नहीं ले पाया था। उसके पिता को व्यवसाय करने के लिए भेजा गया था, लेकिन एक त्रासदी के बाद उसके दोनों माता पिता मर गए। उसके पास 2 मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों का कारण यह था कि उसे 3 पीढ़ियों की बचत विरासत में मिली थी ताकि एक दिन उनकी शाखा के पास एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक हो सके। ज़ेन जियाओशान यश मोहन की बहुत आभारी थी। यश मोहन भी उसके लिए खुश था और उसने सिर हिलाया। बहन ज़ेन, यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंच सकी। मैंने बस थोड़ी मदद की। ज़ेन जियाओशान ने सिर हिलाया। मैं खुद को जानती हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, धन्यवाद। चाइना फार्मास्यूटिकल्स अब से मेरा परिवार है। ठीक है, यश मोहन उसका इंतजार कर रहा था। बहन ज़ेन, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। चिंता मत करो, जब मैं 6 महीने में जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जादू उपकरण लाऊंगा। तुम अभी के लिए इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर से एक क्यों नहीं चुनती? ज़ेन जियाओशान मुस्कुराई। धन्यवाद, लेकिन मैनेजर यान ने पहले ही मुझे एक निम्नस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण भेज दिया है। मुझे अभी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यश मोहन सहमत नहीं हुआ। एक निम्नस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण अच्छा था, लेकिन उसे लगा कि चाइना फार्मास्यूटिकल्स के लोगों को सबसे अच्छे जादू उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यश मोहन रिवर स्टेट शहर में दुकान पर गया था और इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर के पास वहां सबसे अच्छी गोलियां थीं, फिर भी उनके पास कोई उच्चस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण नहीं था। कुछ सोचने के बाद यश मोहन ने पहले अपने लिए एक तलवार बनाने का फैसला किया। जब वह ब्रोकन लीफ शहर गया तो वह एक बड़ी जादू उपकरण की दुकान पर जाएगा। जब उसने सुयू और शेन यिझोंग को बहुत ईर्ष्यालु देखा तो यश मोहन ने कहा, अगर तुम दोनों साधना में कड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हें आधार स्थापना गोली के बारे में भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वैसे सुन झिकाई और बहन ली कहाँ है? मार्शल भाई सुन को घर पर कुछ काम था, इसलिए वह अभी के लिए वापस चला गया। गुरु अभी भी अकेले साधना में हैं, यशिका मोहन ने कहा। यश मोहन ने सिर हिलाया। वह दोनों महिलाओं को साधना करने जाना चाहता था, लेकिन यशिका मोहन ने कहा, भाई सुन झिकाई ने कहा कि मैनेजर यान का बहन ज़ेन को बधाई देने से पहले किसी के साथ बहस हुई लग रही थी। तुम्हारा नाम जिक्र किया गया था। यश मोहन स्तब्ध था। वह एक आध्यात्मिक गोली गुरु था, इसलिए यान झेंग उस पर अनुकूल दृष्टि रखता था। उसे विश्वास था कि उसने यान झेंग को सौदे पर नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसकी 70% सफलता दर अधिकांश लोगों से बेहतर थी। भूमि के अलावा उसने यान झेंग का कुछ भी कर्ज नहीं था। सोंग यांगझू ने कहा, पति, यान झेंग के पिता इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर के एक बुजुर्ग हैं, इसलिए उनके पास वहां काफी शक्ति है। हालांकि जाहिर है, हमें जमीन देने के उनके फैसले से एक अन्य मैनेजर बहुत नाखुश था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों बुजुर्गों ने इस पर अनगिनत बार लड़ाई की है।
दूसरा मैनेजर इस बात से खुश नहीं था कि यान झेंग बहन यान को बधाई देने के लिए टॉवर का प्रतिनिधि था, इसलिए इसके कारण यान झेंग को आध्यात्मिक उपकरण के लिए खुद भुगतान करना पड़ा। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई। सुन झिकाई को इसके बारे में कैसे पता? सोंग यांगजू ने उत्तर दिया, उसका एक दोस्त है जो इमोर्टल ट्रेजर टॉवर में एक वेटर है और उसके दोस्त ने उनकी बहस सुनी। यश मोहन चुप हो गया। वह वहां सुरक्षित रहने का कारण ज्यादातर यान झेंग के समर्थन के कारण था। यान झेंग के समर्थन के बिना वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। पहली बार यश मोहन ने महसूस किया कि किसी के नीचे रहना कितना बुरा था। जब वह लौकिक चंद्रभूमि शहर में था, वह स्वतंत्र था और जो चाहता था करता था। उसे जीवित रहने के लिए दूसरों को देखने की जरूरत नहीं थी। शक्ति 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 के बिना वह अपनी खुद की जमीन नहीं प्राप्त कर सकता था। अपनी खुद की जमीन के बिना वह हमेशा किसी और के नीचे रहेगा। पहली बार यश मोहन रिवर स्टेट शहर छोड़ना चाहता था। इमोर्टल ट्रेजर टॉवर के समर्थन के बिना भले ही चाइना फार्मास्यूटिकल्स के पास 2 स्वर्ण कोर अवस्था के साधक थे, वे ऑल पिल टॉवर का सामना नहीं कर सकते थे। पहले साधना करो। जितनी जल्दी हो सके आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं बहन ली से मिलने जाऊंगा। यश मोहन वास्तव में जानना चाहता था कि क्या वह स्वर्ण कोर अवस्था प्रारंभिक चरण तक पहुंची थी। सोंग यांगजू और यशिका मोहन ने बहुत मेहनत की और वे भी बहुत प्रतिभाशाली थीं। केवल 2 महीने हुए थे और वे पहले से ही ची संग्रह स्तर 8 पर थीं। 1 वर्ष से भी कम समय में उन्हें आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उनके जाने के बाद यश मोहन ने अपने कमरे में कुछ देर सोचा और पहले ली युकियान से मिलने जाने का फैसला किया। अगर 2 महीने में ली युकियान नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच सकती थी, तो वह अकेले गोली बनाने के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए ब्रोकन लीफ शहर जाएगा। लेकिन अगर वह नहीं कर सकी, तो वह सभी को अपने साथ ले जाएगा। बहन ली, क्या तुमने कर लिया? ली युकियान ने अचानक उसे देखा। जब यश मोहन की आध्यात्मिक चेतना ने उसकी शक्ति को स्कैन किया, तो उसने खुशी से कहा, बहन ली, तुम स्वर्णकोर अवस्था प्रारंभिक चरण पर हो। ली युकियान बहुत खुश थी कि वह स्वर्णकोर अवस्था प्रारंभिक चरण पर पहुंच गई थी। फिर भी जब यश मोहन ने यह कहा, तो वह काफी हिल गई। यश मोहन केवल एक आधार स्थापना अवस्था स्तर 6 का साधक था, लेकिन वह उसका शक्ति स्तर देख सकता था। हालांकि उसे इसके बारे में सोचने के बाद यह सामान्य लगा। वह बहुत युवा था और पहले से ही एक गोली राजा था। यश मोहन ने निराशा से कहा, बहन ली, यह काओ हुआन गोली है। तुम कब अपना नवजात आत्मा विकसित कर पाओगी? मैं तुम्हारी रक्षा करने में मदद करूंगा। क्या तुमने सच में काओ हुआन गोली बनाई? ली युकियान को विश्वास था कि यश मोहन एक गोली राजा है, लेकिन जब गोली उसकी आंखों के सामने दिखाई दी तो वह फिर भी हिल गई। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगा। ली युकियान ने कांपते हाथों से गोली पकड़ी। कुछ देर बाद वह शांत हुई और गोली स्वीकार कर ली। धन्यवाद। हालांकि मेरी मानसिक स्थिति अभी नवजात आत्मा बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। खुद को तैयार करने में आधा महीना लगेगा। मैं महीने के अंत में इसके लिए जाऊंगी। यश मोहन जानता था कि वह किस बारे में चिंतित थी। उसने अभी स्वर्णकोर अवस्था प्रारंभिक चरण प्राप्त किया था। पर्याप्त नींद और तैयारी के बिना वह नवजात आत्मा अवस्था की स्वर्गीय सजा के जागरण में अपनी शक्ति या यहां तक कि अपनी जान खो सकती थी। यश मोहन ने कहा, बहन ली, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। वह नवजात आत्मा अवस्था की स्वर्गीय सजा कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक साधक नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के बाद ही अपनी पहली स्वर्गीय सजा प्राप्त कर सकता था। इस स्वर्गीय सजा को 4-9 बिजली सजा कहा जाता था। इसमें 36 बिजली के वार होते थे। यश मोहन ने ऐसा कहने की हिम्मत की क्योंकि वह जानता था कि बिजली उसके लिए एक बहुत बड़ा पोषण और बिजली साधना संसाधन का एक अच्छा स्रोत थी। वह इसे अवशोषित करके ली युकियान की बिजली सजा को कमजोर करना चाहता था। यह सुनकर ली युकियान ने बहुत देर तक यश मोहन को घूरा, इससे पहले कि उसने कहा, तुम बिजली सजा को रोकने में मेरी मदद करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है न?
तुम्हें खुद इसका सामना करना होगा। अन्य लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्या तुम नहीं जानते? यश मोहन ने शर्मिंदगी से अपना सिर छुआ। उसे सच में नहीं पता था। फिर भी उसका तरीका सीधे मदद नहीं कर रहा था। चैप्टर 886 नवजात आत्मा बनाना। आधे महीने बाद रिवर स्टेट शहर से 2000 किलोमीटर दूर एक मैदान पर यश मोहन ली युकियान को स्वर्गीय सजा का सामना करने में मदद करने के लिए गठन बिछाने पर काम कर रहा था। हालांकि ली युकियान नहीं सोचती थी कि यश मोहन उसकी मदद कर सकता है, उसने फिर भी यश मोहन को उसके लिए एक रक्षा गठन और एक आध्यात्मिक संग्रह गठन बनाने की अनुमति दी। यश मोहन केवल एक रक्षा गठन नहीं बिछा रहा था, वह मुख्य रूप से एक बिजली आकर्षण गठन और एक बिजली भंडारण गठन स्थापित कर रहा था। जब से उस बिजली रून ने उसे एक स्तर ऊपर चढ़ाया था, यश मोहन बिजली के स्रोत की तलाश कर रहा था। इस प्रकार वह इस अवसर को जाने नहीं देने वाला था। उसने बस मामले में एक भंडारण गठन बनाया अगर बिजली बहुत तेज थी और वह इसे पूरी तरह से अवशोषित करने से पहले टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं शुरू करने जा रही हूँ। ली युकियान ने देखा कि यश मोहन तैयार था और कहा। उसने वह सारी तैयारी कर ली थी जो वह कर सकती थी। अगर वह अभी भी स्वर्गीय सजा को पार नहीं कर सकी तो यह भाग्य में था। ली युकियान बहुत शांत थी। यश मोहन जल्दी से बिजली आकर्षण गठन के केंद्र में वापस चला गया। उसने स्वर्गीय सजा की सीमा की गणना की थी। उसी समय वह जानता था कि गठन का केंद्र गलती से स्वर्गीय सजा की सीमा पर था। उसे विश्वास था कि वह अपनी आधार स्थापना अवस्था स्तर 6 की शक्ति के साथ स्वर्गीय सजा का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। जेन जियाओशान ने चिंता से चारों ओर देखा, स्वर्गीय सजा के आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यश मोहन उसके इतना करीब क्यों था और वह स्वर्गीय सजा की सीमा में भी हो सकता था। ली युकियान के पास इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसने काओ हुआन गोली ली और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक ज्वारीय लहर के आरोप में उसका स्वर्ण कोर सरसराने लगा। क्षेत्र की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा वहां इकट्ठी हो गई लग रही थी, जिससे हवा में एक विशाल भंवर बन गया। ली युकियान को कभी नवजात आत्मा बनाने का अनुभव नहीं सिखाया गया था, इसलिए वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए केवल अपनी साधना विधि का उपयोग कर सकती थी। यश मोहन और जेन जियाओशान बड़ी प्रतिक्रिया देखकर हिल गए। उन्होंने देखा कि उनके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा जम गई लग रही थी। वे जानते थे कि अब साधना करने से उन्हें बहुत लाभ होगा, लेकिन उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वे ली युकियान के नवजात आत्मा के विकास को प्रभावित करेंगे। ली युकियान बस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती रही। 1000 किलोमीटर के दायरे में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा वहां बह गई। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी अपनी उड़न तलवारों पर चढ़कर ली युकियान के स्थान पर पहुंचे। सिटी लॉर्ड झांग चेंगफेंग एक कप चाय पी रहा था जब उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह तुरंत शहर के ऊपर उड़ गया। वह बता सकता था कि यह कोई साधारण साधना नहीं थी जो उसने महसूस की। कोई नवजात आत्मा बना रहा है। क्या यह लू जूचेंग है? क्या वह सच में नवजात आत्मा बना रहा है? उसने अचेत रूप से कहा। फिर वह आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर की ओर उड़ गया। इमोर्टल ट्रेजर टावर के अंदर यान झेंग और अन्य मैनेजरों को भी इसकी खबर मिली और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़े। ऑलपिल टावर में पेंग शिपिंग सदमे में खड़ा हो गया। कौन नवजात आत्मा बना रहा था? क्या यह बॉस लू था? यह असंभव था। उसे बहुत पहले ही खबर मिली थी कि बॉस लू अभी भी अकेले साधना में था। यह बहुत देर नहीं थी जब वे साधकों से घिर गए यश मोहन के गठन के बाहर देख रहे थे। जेन जियाओशान चिंतित होने लगी, यह देखकर कि अधिक से अधिक लोग आ रहे थे। यश मोहन को पछतावा हुआ कि उसने कोई दूर की जगह नहीं चुनी थी। यह रिवर स्टेट शहर के बहुत करीब था। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। पास में बहुत सारे शक्तिशाली साधक नहीं थे। वहां सबसे उच्च स्तर का व्यक्ति केवल एक स्वर्ण कोर अवस्था का साधक था। अगर वह और दूर गया और एक मजबूत साधक को आकर्षित किया तो चीजें और भी बदतर हो सकती थीं। यह सोचकर यश मोहन उठा और आसपास के साधकों को सलाम किया।
उसने कहा, आज चाइना फार्मास्यूटिकल्स की बुजुर्ग अपना नवजात आत्मा बना रही हैं। दाओ मित्रों, अगर आप इस घटना को देखना चाहते हैं तो कृपया गठन से 1 किलोमीटर दूर रहें। अन्यथा इसे चाइना फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक मजाक माना जाएगा। इसे सुनने वाले अधिकांश लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि चाइना फार्मास्यूटिकल्स के पास नवजात आत्मा बनाने वाला एक साधक है। एक नवजात आत्मा अवस्था के साधक की शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। हालांकि ली युकियान अभी नवजात आत्मा अवस्था तक नहीं पहुंची थी, कोई भी एक संभावित नवजात आत्मा अवस्था को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए कोई भी उनके पास नहीं गया। वे सभी गठन के बाहर से देख रहे थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि चाइना फार्मास्यूटिकल्स के पास जल्द ही एक नवजात आत्मा अवस्था का कियानबे होगा। मैंने सुना है कि वे केवल 6 महीने से हैं। तो कुछ महीने पहले चाइना फार्मास्यूटिकल्स से एक कियानबे स्वर्णकोर अवस्था पर पहुंच गया था। बकवास। चाइना फार्मास्यूटिकल्स इतना मजबूत कैसे हैं? वे गोलियां बेचते हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारी हैं। तो क्या तुम सोचते हो कि कोर बनाना और आत्मा बनाना सस्ता है? यहां तक कि ऑल पिल टॉवर के पास भी शायद नहीं होगा। साधकों ने चर्चा की, लेकिन किसी ने यश मोहन और जेन जियाओशान से पूछने की हिम्मत नहीं की। उनमें से अधिकांश ची संग्रह पर थे, कुछ आधार स्थापना अवस्था पर और बहुत कम स्वर्णकोर अवस्था पर। हाँ, बधाई हो पिल मास्टर। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि नवजात आत्मा बनाने वाला चाइना फार्मास्यूटिकल्स से कोई होगा। झांग चेंगफेंग ने जैसे ही आकर यश मोहन के शब्द सुने, इसलिए वह बहुत हिल गया। हालांकि वह फिर भी मुस्कुराया और उसे बधाई दी। यश मोहन जानता था कि वह आदमी किस प्रकार का व्यक्ति था। उसने उसकी चेहरा संरक्षण गोली ली थी और कुछ नहीं किया था। उसने चाइना फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक अच्छा शब्द भी नहीं कहा, कुछ करने की तो बात ही छोड़ दें। यह व्यक्ति बहुत यथार्थवादी और निर्दयी था और कोई भी नहीं देख सकता था कि वह सच में क्या सोच रहा था। यान झेंग ने सच में उन्हें बधाई देने के लिए जाना था। उसने यश मोहन की गोली बनाने की क्षमताओं को मंजूरी दी, लेकिन वह वास्तव में चाहता था कि चाइना फार्मास्यूटिकल्स मजबूत हो। अगर चाइना फार्मास्यूटिकल्स के पास एक नवजात आत्मा अवस्था का साधक होता तो यहां तक कि ऑल पिल टॉवर भी चाइना फार्मास्यूटिकल्स को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। एक नवजात आत्मा अवस्था की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना सामान्य साधक कर सकते थे। इसके अलावा रिवर स्टेट में स्वर्णकोर अवस्था सबसे मजबूत शक्ति थी। पेंग शिपिंग ने इसे ठंडी नजर से देखा। वह बॉस लू के अकेले साधना समाप्त करने और फिर चाइना फार्मास्यूटिकल्स को निगलने का इंतजार करना चाहता था। फिर भी 1 महीने पहले उन्हें एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक मिला था और अब उनके पास एक नवजात आत्मा अवस्था का साधक होने वाला था। अगर यह जारी रहा तो ऑल पिल टॉवर चाइना फार्मास्यूटिकल्स से कैसे निपट सकता था? ली युकियान जानती थी कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उसे खुद पर ध्यान केंद्रित करना था। उसका स्वर्णकोर अपनी अधिकतम सीमा तक फैल गया लग रहा था। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है तो उसका स्वर्णकोर फटने लगा। ली युकियान खुश हुई। वह जानती थी कि कोर फटना नवजात आत्मा अवस्था की ओर एक अनिवार्य कदम था। अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर और भी बड़ा हो गया। ली युकियान ने सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ली। उसे लगा कि उसे और अधिक की आवश्यकता है। यश मोहन हिल गया। उसने नहीं सोचा था कि एक नवजात आत्मा अवस्था के साधक को इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ली युकियान ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी महसूस की, लेकिन वह जानती थी कि अब वह समय नहीं था जब उसे सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक बार जब उसका फटा हुआ कोर धीरे धीरे एक आत्मा में प्रगति करता तो उसे वास्तव में एक विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। हालांकि वह अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती थी। उसने अपने सारे आध्यात्मिक पत्थर गठन में फेंक दिए। वह यश मोहन की आभारी थी। उस आध्यात्मिक संग्रह गठन के बिना वह पहले ही विफल हो गई होती। यश मोहन ने यह देखा और झांग चेंगफेंग, यान झेंग और पेंग शिपिंग ने भी देखा। पेंग शिपिंग ने ठंडा मुस्कुराया।
उन्होंने पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं तैयार किए थे, फिर भी वे नवजात आत्मा बनाने की कोशिश कर रहे थे। भोले सच में निडर थे, लेकिन वह खुश था। वह चाहता था कि ली युकियान विफल हो। यश मोहन शांत हुआ। उसके पास अभी भी 800,000 मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर और 1000 शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। वह इन सभी को बाद में गठन में डालने वाला था। चैप्टर 887 स्वर्गीय सजा। हालांकि यश मोहन जानता था कि झांग चेंगफेंग के पास बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर थे, उसने उधार मांगने के लिए नहीं कहा। अगर झांग चेंगफेंग उसे कुछ उधार देना चाहता था तो वह खुद उन्हें बाहर निकालता। अगर उसने पहल नहीं की और उसने उससे उधार मांगा तो वह उस उदास आदमी को नाराज कर देता। इसके अलावा यश मोहन जानता था कि झांग चेंगफेंग कभी नहीं चाहता था कि वे सफल हों। यान झेंग उसे उधार देता, लेकिन यश मोहन ने उससे नहीं मांगा। यान झेंग केवल आधार स्थापना अवस्था उच्च चरण पर था, उसके पास ज्यादा नहीं होता। हालांकि यान झेंग यश मोहन के पास आया और उसे एक बैग दिया। पहले इनका उपयोग करो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है तो मैं जाकर कुछ और लाऊंगा। यश मोहन ने बैग को देखा और पाया कि उसमें 50,000 शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। यश मोहन हिल गया। वह सिर्फ एक मैनेजर था, उसके पास इतने कैसे थे? भाई यान, धन्यवाद। यश मोहन निश्चित रूप से तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाएगा। यश मोहन ने आध्यात्मिक पत्थर ले लिए। फिर उसने नजर डाली और देखा कि झांग चेंगफेंग एक अन्य स्वर्णकोर अवस्था के साधक के साथ आकस्मिक रूप से बातचीत कर रहा था, जैसे कि यान झेंग की गरीबी नहीं देख रहा हो। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। उसने उसे एक चेहरा संरक्षण गोली मुफ्त में दी थी। यान झेंग मुस्कुराया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने एक ठंडा मुस्कुराहट सुनी। मैनेजर यान, तुमने लोगों को देने के लिए इमोर्टल ट्रेजर टॉवर के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग किया। हे, तुम बहादुर हो। यान झेंग ने भौहें चढ़ाई। मैनेजर पेई, यह मेरी अपनी कमाई है जो मैं भाई ये को दे रहा हूं। क्या इसमें कोई समस्या है? यश मोहन ने बात करते हुए आदमी को देखा। यह एक मोटे चेहरे वाला सुअर जैसा आदमी था। उसका पेट फूला हुआ था और त्रिकोणीय आंखें थीं। उसे देखना बहुत अप्रिय था। वह निश्चित रूप से यश मोहन ने अब तक देखा सबसे बदसूरत आदमी था। मैनेजर पेई ने यश मोहन को उसे देखते देखा और तिरस्कारपूर्वक ठंडा मुस्कुराया। सच में? मैंने कैसे सुना कि चाइना फार्मास्यूटिकल्स की जमीन मैनेजर यान द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई थी? क्या मैंने यह गलत सुना? क्या वह जमीन मैनेजर यान की निजी संपत्ति है? यान झेंग ने यश मोहन के सामने चेहरा खो दिया और उसने फटकार लगाई, मैंने उसे दी तो क्या? पेई यू, तुम्हें मेरे फैसले पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है? पेई यू ने उदास मुस्कान दी। मुझे डर है कि लोग हमें बेच देंगे। शायद एक दिन उस व्यक्ति का सहारा गिर सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति तब कैसे अहंकारी रहेगा। यान झेंग ने उसे नजरअंदाज किया और यश मोहन से माफी मांगते हुए सलाम किया। माफ करना भाई ये। यश मोहन शांति से मुस्कुराया। चिंता मत करो भाई यान, मैं भौंकने वाले कुत्ते की परवाह नहीं करूंगा। पेई यू ने यह सुना और उसकी अभिव्यक्ति धंस गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन यश मोहन ने उसे बीच में रोक दिया। यश मोहन ने उसे देखा भी नहीं और जेन जियाओशान से कहा, बहन जेन, जो गठन में 1 किलोमीटर से अधिक अंदर जाएं, उन्हें तुरंत मार डालो। मैं बहन ली की जांच करने जा रहा हूं। जब यश मोहन फिर से गठन के अंदर गया तो झांग चेंगफेंग की आंखों ने यश मोहन का पीछा किया। उसके चेहरे पर अभी भी एक आकर्षक मुस्कान थी, जैसे वह ली युकियान के लिए खुश था। अपने आध्यात्मिक पत्थरों को फेंकने के बाद ली युकियान ने फिर से पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। उसका फटा हुआ कोर एक नवजात आत्मा का आकार बनाने लगा था। यश मोहन ने देखा कि उसके ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। वह जानता था कि वह एक महत्वपूर्ण क्षण में थी और उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। बिना हिचकिचाहट के उसने अपने सारे आध्यात्मिक पत्थर, जिसमें यान झेंग ने उसे दिए थे,
आध्यात्मिक संग्रह गठन में फेंक दिए। जब सभी ने यश मोहन को अचानक इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर निकालते देखा तो वे चिल्ला उठे। यह एक स्वर्णकोर अवस्था के साधक के लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन एक आधार स्थापना अवस्था के साधक के लिए यह एक बहुत बड़ा भाग्य था। झांग चेंगफेंग की अभिव्यक्ति, जो पहले शांत लग रही थी, अचानक बदल गई। वह जानता था कि यान झेंग ने अपने आध्यात्मिक पत्थर यश मोहन को दिए थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यश मोहन के पास खुद इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर होंगे। क्या चाइना फार्मास्यूटिकल्स इतना लाभदायक था? झांग चेंगफेंग को लगा कि उसे चाइना फार्मास्यूटिकल्स के बारे में थोड़ा और शोध करने की जरूरत है। आध्यात्मिक पत्थरों की अचानक वृद्धि महसूस करते हुए ली युकियान ने यश मोहन को देखा और सिर हिलाया। वह बहुत आभारी थी। ऐसा नहीं था कि उसने तैयारी नहीं की थी, लेकिन उसकी वित्तीय क्षमता सीमित थी। गड़गड़ाहट आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर हिल गया, जैसे उसमें बिजली हिल रही हो। हर कोई जानता था कि स्वर्गीय सजा आने वाली थी। यश मोहन जल्दी से बिजली आकर्षण गठन में वापस गया और बैठ गया। सभी ने देखा कि यश मोहन नवजात आत्मा अवस्था की स्वर्गीय सजा नहीं छोड़ रहा था और उसे सदमे से देखा। ये युकियान भावहीन थी क्योंकि उसने हाथ हिलाया और एक नीली रोशनी की तलवार उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। उसने हिलाया और एक एकवा आध्यात्मिक कवच उसके शरीर पर दिखाई दिया। यश मोहन खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसने एक निम्नस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण कवच तैयार किया होगा। यह अच्छी खबर थी, उसकी उड़न तलवार एक शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण भी थी। यश मोहन ने सिर हिलाया। क्रैक क्रैक चॉपस्टिक के आकार की 9 बिजली किरणें ली युकियान और उसकी उड़न तलवार पर सटीक रूप से गिरी। यश मोहन ने अभी तक अपने बिजली आकर्षण गठन का उपयोग नहीं किया था। वह जानता था कि उसे पहले 3 लहरों की बिजली से खुद निपटना होगा। उसका गठन नवजात आत्मा अवस्था की स्वर्गीय सजा के लिए केवल एक बार बिजली आकर्षित कर सकता था। बिजली की पहली लहर की 9 किरणों के बाद ली युकियान के बाल बिखर गए थे, लेकिन उसका आध्यात्मिक कवच केवल थोड़ा फटा था। ऐसा लगता था कि उसने पहली लहर को आसानी से संभाल लिया था। ली युकियान बहुत खुश थी। उसे 4-9 स्वर्गीय सजा पार करने में कुछ विश्वास था। दूसरी लहर पहली की तुलना में धीमी थी। लगभग 15 मिनट की तैयारी के बाद अंगूठे के आकार की 9 बिजली किरणें गिरीं। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था जैसे यह ली युकियान को पृथ्वी में कुचलना चाहता था। यश मोहन चिंतित होने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी लहर पहली की तुलना में इतनी अधिक मजबूत होगी। यश मोहन ने नीली रोशनी के बीच जलने की गंध देखी। ली युकियान के बाल जलकर राख हो गए थे। उसका निम्नस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण कवच मकड़ी के जाले की तरह फट गया था। यश मोहन को यकीन था कि कवच तीसरी लहर को नहीं रोक सकता। तुरंत तीसरी लहर नीचे आई। इसकी किरणें भी अंगूठे के आकार की थीं। लेकिन इस बार यह 9 किरणों के रूप में नहीं गिरी, एक बिजली की बोल्ट पहले गिरी। क्रैक आध्यात्मिक उपकरण टूट गया और फिर शेष 8 बिजली की बोल्टें आईं। ली युकियान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत अपनी उड़न तलवार उठाई। गड़गड़ाहट, ली युकियान ने खून उगला। उसकी उड़न तलवार पूरी तरह से टूट गई थी, बिल्कुल उसके कवच की तरह। यश मोहन का दिल धंस गया। हालांकि उसने 3 लहरें पार कर ली थीं, उसके कवच और उड़न तलवार चली गई थीं। क्या वह अभी भी चौथी और सबसे मजबूत लहर पार कर सकती थी? सभी ने बिजली की 3 लहरों की भयानक शक्ति देखी थी। कुछ कमजोर दिल वाले लोगों ने साधना में अपना विश्वास खो दिया था। हालांकि चौथी लहर बहुत देर के लिए विलंबित लग रही थी। ली युकियान ने कई गोलियां लीं और आत्मा निर्माण को तेज करने के लिए अपनी साधना विधि चलाई। अचानक सभी ने ली युकियान का चेहरा बहुत अजीब देखा। यश मोहन ने सोचा कि क्या चौथी लहर, हृदय स्वर्गीय सजा, अब आ रही थी। हालांकि 45 मिनट के बाद ली युकियान ने अचानक चिल्लाया और एक भूरे रंग की ढाल और एक और आध्यात्मिक उपकरण उड़न तलवार निकाली। लेकिन यह एक मध्यस्तरीय आध्यात्मिक उपकरण थी। जब यश मोहन ने ढाल देखी तो उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि उसने उससे अधिक तैयारी की थी जितना उसने सोचा था।
झांग चेंगफेंग, जो किनारे ठंडा मुस्कुरा रहा था, ने यह देखा और उसकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। अचानक शांत आकाश ने बिना किसी चेतावनी के 3 बिजली की बोल्टें गिरा दीं। पहले 3 बोल्ट एक साथ पहले से ही तीसरी लहर से अधिक मजबूत थीं। ली युकियान की ढाल पहले ही फटने लगी थी और उसकी उड़न तलवार भी। ली युकियान की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मजबूत होगा। इससे पहले कि वह आराम कर पाती, 1 और 3 बोल्ट गिरे। क्रैक! झांग चेंगफेंग ने ली युकियान की ढाल और उड़न तलवार को टुकड़ों में बदलते देखा और उसने राहत की सांस ली। वह आखिरी बोल्टों से बचने वाली नहीं थी। गड़गड़ाहट! यश मोहन ने उसे जमीन में कुचलते देखा और हिल गया। उसने तुरंत बिजली आकर्षण गठन को सक्रिय किया। उसकी मदद के बिना ली युकियान कभी भी अंतिम 3 बोल्टों को नहीं रोक पाती। चैप्टर 888, काले और सफेद सेनी गोली राजा। ली युकियान के चेहरे पर निराशा की एक बूंद चमकी। उसे यकीन था कि वह अंतिम 3 बोल्टों को नहीं रोक सकती, इस तथ्य के बावजूद कि उसका शरीर तेजी से मजबूत हो रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट! अंतिम 3 बोल्ट बिल्कुल नहीं रुके। ली युकियान ने उन्हें रोकने के लिए अपना सारा साधनासार उपयोग किया। वह जानती थी कि अगर वह विफल होती है तो वह नहीं मरेगी। हालांकि उसके नवजात आत्मा के टूटने से उसकी शक्ति आधार स्थापना अवस्था तक गिर सकती थी। लेकिन जल्द ही वह यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि हालांकि 3 बोल्ट भयानक दिख रहे थे, वे पहले वाले की तरह भी मजबूत नहीं थे। उस पर कुछ हल्के घाव करने के बाद वे गायब हो गए। बिना सोचे ली युकियान ने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने और अपना नवजात आत्मा बनाने के लिए बैठ गई। जिस क्षण अंतिम 3 बोल्ट गिरे, यश मोहन ने खून के 3 मुंह उगले। उसका गठन सफल हो गया था, लेकिन उसने अपनी सहनशक्ति को कम आंका था। उसे लगा कि बिजली उसके शरीर को नष्ट करने वाली है। वह हिल गया, इसलिए उसने पागलों की तरह 3 बर्थ चैंट का उपयोग किया। उसी समय उसने सोचा कि क्या उसका बिजली भंडारण गठन विफल हो गया था। इस प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा यश मोहन की ओर पागलों की तरह दौड़ी, लेकिन वह अब इसकी परवाह नहीं कर सकता था। वह जानता था कि जितना अधिक वह साधना करेगा, बिजली उसे उतना ही कम प्रभावित करेगी। इसके साथ यश मोहन के शरीर में घूमती बिजली की चिंगारियां कमजोर और कमजोर होती गईं। यश मोहन ने राहत महसूस की। जब उसने सारी बिजली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तो उसने दूसरे स्रोत से और भी अधिक बिजली को अपने द्वारा अवशोषित होते महसूस किया। यश मोहन अब समझ गया कि उसका बिजली भंडारण गठन विफल नहीं हुआ था। अंतिम 3 बोल्टों में बस बहुत अधिक शक्ति थी और गठन इसे संग्रहित नहीं कर सका। यश मोहन को विश्वास था कि अगर उसने इसे अवशोषित करना जारी रखने के लिए अपने 3 बर्थ चैंट का उपयोग नहीं किया होता तो गठन फट भी सकता था। यश मोहन अपनी सावधानी के लिए खुश था। अगर उसने भंडारण गठन का उपयोग नहीं किया होता तो बिजली उसे तुरंत फाड़ देती। ये युकियान ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित की थी और यश मोहन इस क्षेत्र के अंदर था। इससे उसे बहुत लाभ हुआ। अनगिनत बिजली किरणों को अवशोषित करते समय यश मोहन ने अपने साधना सार को तीव्र गति से बढ़ते महसूस किया। साधकों ने 2 आध्यात्मिक ऊर्जा भंवरों को सदमे में देखा। कुछ समय बाद यश मोहन ने अपने मेरिडियन को गड़गड़ाते महसूस किया। उसने एक बार फिर सफलता प्राप्त की थी। यश मोहन ने खुशी से अपनी आंखें खोलीं। वह अब आधार स्थापना अवस्था स्तर 7 पर था। आधार स्थापना अवस्था उच्च चरण। 3 महीने पहले उसने अभी स्तर 6 प्राप्त किया था। केवल 1 स्तर का अंतर था, लेकिन शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। यह मध्य चरण और उच्च चरण के बीच का अंतर था। यश मोहन ने तुरंत ली युकियान की स्थिति को देखा। हालांकि उसने तुरंत उससे कहा, आधार स्थापना अवस्था उच्च चरण तक पहुंचने पर बधाई। मैंने अपना नवजात आत्मा बना लिया है, धन्यवाद। तुम अब एक नवजात आत्मा अवस्था की साधक हो। यश मोहन ने ली युकियान को देखा। उसका साधना सार अब जीवन जैसा लग रहा था। वह वास्तव में एक नवजात आत्मा अवस्था की साधक थी। ली युकियान ने सिर हिलाया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आंखों ने नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने की खुशी दिखाई। उसने नहीं सोचा था कि यश मोहन जैसा एकमात्र आधार स्थापना अवस्था का साधक उसे 6 महीने में इतने बड़े जीवन परिवर्तन करा सकता है। हम सब लोग कहाँ हैं? यश मोहन ने देखा कि देखने वाले सभी साधक चले गए थे। ली युकियान मुस्कुराई। मैंने उन्हें जाने को कहा। मैंने जियाओशान को पहले वापस जाने को कहा। मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, चिंता मत करो। यश मोहन ने राहत की सांस ली। एक नवजात आत्मा अवस्था के साधक के पास आदेश देने की शक्ति थी। उसने नहीं देखा था कि क्या हुआ, लेकिन झांग चेंगफेंग को भागते हुए सोचकर यश मोहन बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। वास्तव में झांग चेंगफेंग को लगा कि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी जब यश मोहन अंदर गया। वास्तव में थोड़ी देर बाद ली युकियान की शक्तिशाली नवजात आत्मा अवस्था की ऊर्जा बढ़ी। उसने बस कहा, सभी अप्रासंगिक लोग अभी चले जाएं या मर जाएं। इसलिए झांग चेंगफेंग को जाना पड़ा। वह जानता था कि अगर वह अपना चेहरा वापस पाना चाहता था तो उसे अपने परिवार के कियानबेई की मदद की आवश्यकता थी। वह खुद एक नवजात आत्मा अवस्था के साधक से नहीं निपट सकता था। जब यश मोहन और ली युकियान चाइना फार्मास्यूटिकल्स वापस आए तो चाइना फार्मास्यूटिकल्स और पूरा शहर गर्म हो गया। चाइना फार्मास्यूटिकल्स के पास एक नवजात आत्मा अवस्था होने की खबर जल्द ही फैल गई। बहुत से लोगों को बधाई देने के लिए आना पड़ा और झांग चेंगफेंग ने भी ऐसा किया। नवजात आत्मा अवस्था रिवर स्टेट शहर में सबसे उच्च शक्ति थी। एक स्वर्णकोर अवस्था और एक नवजात आत्मा अवस्था के साधकों को लगातार पाने के बाद चाइना फार्मास्यूटिकल्स का व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया। यश मोहन को सुन झिकाई को बिना किसी रिजर्व के सिखाने के लिए आधे महीने तक बिना रुके गोलियां बनानी पड़ी। यश मोहन अब सुरक्षित महसूस कर सकता था क्योंकि चाइना फार्मास्यूटिकल्स के पास अब एक नवजात आत्मा अवस्था का साधक था। उसने स्थान प्राप्त करने के बाद डेजर्ट हर्ब वैली की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। यश मोहन 2 कारणों से जाना चाहता था। एक था यान झेंग को चुकाना और दूसरा था वहां बड़ी मात्रा में कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए। आधे महीने बाद यश मोहन ने चाइना फार्मास्यूटिकल्स को ली युकियान को सौंप दिया। उसने रिवर स्टेट शहर छोड़ने से पहले उसे प्रिमोर्डियल चाओस चैंट सिखाया। ब्रोकन लीफ शहर हार्टलेस सागर के पास था। यह रिवर स्टेट से लाखों किलोमीटर दूर था। यान झेंग और यश मोहन को वहां पहुंचने में उड़ान, आध्यात्मिक उपकरणों और टेलीपोर्टेशन गठनों का उपयोग करके लगभग आधा महीना लगा। 2 साधक आधे महीने से एक साथ थे। यान झेंग का उसके प्रति रवैया वही था, लेकिन यश मोहन को लगा कि वह थोड़ा चिंतित था। हालांकि यश मोहन वास्तव में नहीं पूछ सकता था। अब उनके बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन वे लाभ पर आधारित थे। ब्रोकन लीफ शहर रिवर स्टेट शहर से बहुत बड़ा था। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत सघन थी। एक बात जिसने यश मोहन का ध्यान आकर्षित किया वह यह थी कि वहां बहुत सारे स्वर्णकोर अवस्था के साधक थे। वह रिवर स्टेट शहर में कभी कभी ही एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक देख सकता था। फिर भी वहां वे हर जगह थे। वह अक्सर एक नवजात आत्मा अवस्था का साधक भी देख सकता था और कभी कभी होलो स्पिरिट अवस्था पर भी कोई। जब एक काले चेहरे वाला साधक यश मोहन की आंखों के सामने आया तो उसने अचेत रूप से भागना चाहा। यह वह होलो स्पिरिट अवस्था मध्य चरण का साधक था, तोंग वुशेंग। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी भी वहां गया होगा। वह नहीं जानता था कि क्या वह बूढ़ा आदमी सीमा झू भी यहां था। यश मोहन का अजीब व्यवहार देखकर यान झेंग ने यश मोहन से कहा, ब्रोकन लीफ शहर गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम टूर्नामेंट आयोजित करने वाला है। बहुत सारे प्रसिद्ध लोग आ रहे हैं। जो अभी गुजरा वह एक काले और सफेद सेमी गोली राजा है, तोंग कियानबेई। एक काले और सफेद सेमी गोली राजा? यश मोहन ने अचेत रूप से पूछा। यान झेंग ने सिर हिलाया। तोंग कियानबेई और सीमा कियानबेई दोनों स्तर 9 के आध्यात्मिक गोली गुरु हैं। वे गोली राजा से केवल एक कदम दूर हैं, इसलिए लोग उन्हें सेमी गोली राजा कहते हैं। चैप्टर 889 जटिलताएं। क्या वे भी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं? यश मोहन ने सदमे में पूछा।
अगर ये गुरु आ रहे थे तो सामान्य लोगों के लिए अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल होगा। यान झेंग ने सिर हिलाया। बेशक तोंगकियानबेई टूर्नामेंट के लिए यहां नहीं हैं। वह गोली संघ का हिस्सा हैं, वह शायद एक न्यायाधीश के रूप में यहां हैं। जो टूर्नामेंट में भाग लेते हैं उनकी आयु 300 वर्ष से कम होनी चाहिए। तोंगकियानबेई पहले से ही 800 वर्ष से अधिक के हैं। वैसे क्या तुम्हारे गुरु पहले से ही ब्रोकन लीफ शहर में हैं? अगर संभव हो तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। यान झेंग ने सोचा कि यश मोहन के गुरु पहले से ही वहां थे, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकता है। यश मोहन ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, भाई यान, मैंने अभी तक अपने गुरु से संपर्क नहीं किया है। मेरा मतलब यह था कि मैं खुद टूर्नामेंट में भाग लूंगा। क्या? यान झेंग ने सदमे में यश मोहन को देखा। उसने हकलाते हुए कहा, भाई ये हालांकि मैंने कहा कि एक स्तर 6 के आध्यात्मिक गोली गुरु को उम्मीद है, लेकिन यान झेंग यश मोहन को सांत्वना दे रहा था। एक स्तर 6 के लिए शीर्ष 10 में आना असंभव था। अगर यश मोहन के गुरु सच में नहीं आ रहे थे तो यह खत्म था। यश मोहन जानता था कि उसका क्या मतलब था। यान झेंग की नजर में स्तर 6 के आध्यात्मिक गोली गुरु बहुत नहीं थे, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान था। यश मोहन ने उसके कंधे पर थपथपाया। भाई यान, चिंता मत करो, मैं स्तर 7 की आध्यात्मिक गोलियां बना सकता हूं। यह सुनकर यान झेंग आश्चर्यचकित या खुश नहीं लगा। स्तर 6 के आध्यात्मिक गोली गुरु भी किस्मत से स्तर 7 की आध्यात्मिक गोलियां बना सकते थे। यान झेंग ने आह भरी। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने अचानक एक संचार मणि निकाली। उसने उसे देखा और जल्दी से यश मोहन से कहा, भाई ये रुकने के लिए एक होटल ढूंढो, मैं बाद में तुम्हारे लिए आऊंगा। फिर उसने यश मोहन को एक संचार मणि दी और जल्दी से भीड़ में गायब हो गया। वहां आध्यात्मिक चेतना निषेध प्रतिबंध थे, इसलिए आध्यात्मिक चेतना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। इस प्रकार सभी ने वहां संचार मणियों का उपयोग किया, लेकिन इसकी सीमित दूरी थी। यश मोहन ने हाथ हिलाया और मणि को दूर रख दिया। हालांकि उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसने रास्ते में यान झेंग की चिंता महसूस की थी। जब उसने उसे बताया कि टूर्नामेंट में जाने वाला उसका गुरु नहीं था, तो वह और भी अधिक चिंतित लग रहा था। इसके अलावा उसने उसे इमोर्टल ट्रेजर टॉवर की जगह पर नहीं ले जाया था, बल्कि उसे खुद जगह खोजने के लिए कहा था। चीजें इतनी सरल नहीं लग रही थीं। ब्रोकन लीफ शहर की समृद्धि और समृद्ध संसाधन रिवर स्टेट शहर की तुलना में बहुत दूर थे। यश मोहन को यकीन था कि यहाँ कुछ ऐसा था जिसकी उसे आवश्यकता थी। शायद वह तलवार खरीद सकता था जो वह चाहता था। फिर भी यश मोहन को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास बहुत कम आध्यात्मिक पत्थर थे, केवल लगभग 1 लाख मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। और केवल यही नहीं, वह अभी भी यान झेंग के 50,000 शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों का कर्जदार था। यश मोहन अब खरीदारी करने के मूड में नहीं था। यश मोहन बस एक दूरस्थ कोने में गया और एक सस्ता होटल मिला। यश मोहन को डर था कि काले चेहरे वाला आदमी आएगा। वह धनी और शक्तिशाली था, इसलिए वह सबसे अच्छी जगह पर रहेगा। इसलिए यश मोहन उससे दूर रहने के लिए एक सस्ती जगह पर गया। इमोर्टल ट्रेजर टॉवर का मुख्यालय इस शहर में नहीं था, लेकिन वहां की शाखा छोटी नहीं थी। यह रिवर स्टेट की शाखा से बहुत बड़ी थी। इस शहर में अनगिनत व्यवसाय और शक्तियां थीं। इसलिए इमोर्टल ट्रेजर टॉवर बहुत शानदार नहीं था। जब यान झेंग इमोर्टल ट्रेजर टॉवर में गया तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि माहौल अलग था। यान झेंग, तुम अभी क्यों आए? बुजुर्गों की बैठक है, तुम्हें तुरंत अंदर जाना होगा, एक अन्य मैनेजर ने निराशा से यान झेंग से कहा। यान झेंग ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने हिचकिचाया, पूछना चाहता था कि क्या उसके चाचा वहां थे। हालांकि मैनेजर तुरंत जाने के लिए मुड़ गया, जैसे वह एक अतिरिक्त सेकंड वहां नहीं रहना चाहता था। यान झेंग ने उसका पीछा करके पूछने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से बैठक कक्ष में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने तनाव और भी अधिक महसूस किया।
यान झेंग ने 8 बुजुर्गों और एक मध्यम आयु के व्यक्ति को शीर्ष पर बैठे देखा। वह और भी अधिक हिल गया, यहाँ तक कि इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर का बड़ा मैनेजर भी आ गया था। इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर का बड़ा मैनेजर इतना शक्तिशाली था कि वह मालिक के नीचे नंबर 1 व्यक्ति था। उसने कल्पना नहीं की थी कि उच्च अधिकारियों ने इस बार 8 बुजुर्गों और यहाँ तक कि बड़े मैनेजर को भी भेजा था। इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर में केवल 12 बुजुर्ग थे। हालांकि उसने देखा कि उसके चाचा भी आए थे और उसके चाचा ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। यान झेंग ने जल्दी से झुककर सलाम किया। इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर रिवर स्टेट शाखा, यान झेंग बड़े मैनेजर और 8 बुजुर्गों को नमस्कार करता है। फिर यान झेंग ने सावधानी से अपने चाचा के पीछे खड़ा हो गया। उसके चाचा यान जून एक बुजुर्ग थे। हालांकि यान जू यान झेंग का चाचा था, यान झेंग उसे पिता कहता था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे यान जून को उसका बेटा होने के लिए दिया था। यान जून ने सिर हिलाया और बात नहीं की। बुजुर्ग यान, अब जब यान झेंग आ गया है, मुझे विश्वास है कि जिस गोली गुरु के बारे में उसने बात की थी वह भी यहाँ होना चाहिए। मैं उसे क्यों नहीं देख रहा हूँ? एक तीखी आवाज सुनाई दी। यान जून ने उस गोली गुरु को नजरअंदाज किया और यान झेंग को देखा। यान झेंग को पसीना आने लगा। वह महसूस कर सकता था कि यह बुजुर्ग उसके चाचा को निशाना बना रहा था। वह नहीं जानता था कि कैसे उत्तर दे। जियो झेंग, चूंकि बुजुर्ग फेंग ने पूछा, उसे बताओ। एक स्तर 6 के आध्यात्मिक गोली गुरु का गुरु वास्तव में एक गोली गुरु है। यान जून का स्वर शांत था। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन चाहे वह कितना भी अच्छा हो, हमें उसे कम से कम देखना चाहिए। अन्यथा हम कैसे जानेंगे कि लोग कहानियां नहीं बना रहे हैं? मैंने यह भी सुना है कि मैनेजर यान ने रिवर स्टेट शहर में काफी कुछ किया है। किसी को मुफ्त में 10,000 वर्ग मीटर जमीन दी। हालांकि हमारा इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर जमीन के इस छोटे से टुकड़े को महत्व नहीं देता। इसे पहले स्वीकार किया जाना चाहिए था, है न? अगर हर कोई आकस्मिक रूप से ऐसा करता है तो इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर का भविष्य वास्तव में चिंताजनक है। बुजुर्ग ने ठंडा मुस्कुराया। फेंग जिपिंग, तुम क्या कहना चाहते हो? रिवर स्टेट शहर जैसी जगह पर क्या उस जमीन के लिए एक स्तर 6 के आध्यात्मिक गोली गुरु को किराए पर लेना बहुत अधिक है? यान जून की अभिव्यक्ति धंस गई। यान झेंग समझ गया था। यह बुजुर्ग फेंग अपने चाचा को मुसीबत में डालना चाहता था। जमीन छोटी नहीं थी, लेकिन यह इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर के लिए कुछ भी नहीं थी। ठीक है, बहस बंद करो। यान झेंग, मुझे बताओ, तुम्हें उसके गुरु में कितना भरोसा है? अगर संभव हो तो उसे यहाँ एक स्तर 7 की आध्यात्मिक गोली बनाने के लिए आने दो। बड़े मैनेजर ने बात की। यान झेंग का दिल धंस गया। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसके चाचा का प्रतिद्वंद्वी किसी भी चीज पर नाखून उठा लेता था। हालांकि उसने यश मोहन को यह कहते सुना था कि वह बहुत आश्वस्त है। यान झेंग को लगा कि यश मोहन उसकी मदद पाने के लिए बेताब था। जिस बात ने उसे और भी अधिक चिंतित किया वह यह थी कि हालांकि यह उसके चाचा थे जो टूर्नामेंट के लिए स्थानों का प्रबंधन कर रहे थे, बड़े मैनेजर अब क्यों शामिल थे? वह बड़े मैनेजर से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और झुका। इससे पहले कि उसने कहा, हमने उसके गुरु को आने की व्यवस्था की थी, लेकिन उसके गुरु फंस गए थे और इसलिए केवल वही हमारे लिए टूर्नामेंट में आ सकता है। यान झेंग ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यश मोहन एक स्तर 7 का आध्यात्मिक गोली गुरु था। उसे यश मोहन की बातों पर विश्वास नहीं था। चैप्टर 890 अचानक मोड़। यान झेंग के शब्दों ने दृश्य को मौन में डाल दिया। कुछ देर बाद फेंग जिपिंग जोर से हंसा। कोई रास्ता नहीं है कि एक युवक स्तर 6 का आध्यात्मिक गोली गुरु हो सकता है, और भले ही वह हो, तुम चाहते हो कि वह हमारे इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर का प्रतिनिधित्व करने के लिए टूर्नामेंट में जाए। बुजुर्ग यान, तुम सच में सरल हो। शायद तुम सही हो। टूर्नामेंट समाप्त होने से पहले हमारा इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर बहुत प्रसिद्ध हो सकता है। यान जून का चेहरा धंस गया और उसने बात नहीं की। वह जानता था कि फेंग जिपेंग का क्या मतलब था। अगर इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर की टीम में एकमात्र स्तर 6 का आध्यात्मिक गोली गुरु होता तो लोगों को पता चलता कि इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर के पास कोई शक्ति नहीं है।
वे न केवल उन पर हंसते बल्कि यह उनके व्यवसाय को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था। यान झेंग मूर्ख नहीं था, लेकिन इमोर्टल ट्रेजर टॉवर ने इससे पहले कभी टूर्नामेंट को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। फिर भी इस बार बड़े मैनेजर और अन्य बुजुर्ग भी आए थे। इमोर्टल ट्रेजर टॉवर की टूर्नामेंट में भागीदारी के लिए अन्य सिफारिशें भी थीं। कुल 5 थीं। इसके बाद बड़े मैनेजर का चेहरा भी बुरा दिख रहा था। उसने यान जून को ठंडी नजर से देखा और कहा, बुजुर्ग यान, टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग फेंग अब टूर्नामेंट के मामलों को संभालेंगे। इस बार हॉल ऑफ फेम ने शीर्ष 10 के लिए अचानक बोनस पुरस्कार जोड़े हैं, इसलिए तुम्हें चाहे कुछ भी हो, एक शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करना होगा। फिर उसने यान झेंग को देखा, तुम रिवर स्टेट शाखा को जाने दे सकते हो। मुख्यालय वहां किसी और को भेजेगा। यान झेंग का दिल धंस गया क्योंकि वह जानता था कि उसने अपने चाचा को प्रभावित किया था। उसे रिवर स्टेट से बाहर निकाल दिया गया था और उसके चाचा भी कुछ मुसीबत में थे। उसने सोचा था कि अगर उसके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति शीर्ष 10 में आ गया तो उसके चाचा को इससे लाभ होगा। फिर भी इसके बजाय एक समस्या उत्पन्न हो गई। यान जून ने फटकार नहीं लगाई क्योंकि वह उठा, हाँ बड़े मैनेजर। यान झेंग केवल इतना कह सका, हाँ मैं तुरंत हस्तांतरण की व्यवस्था करूंगा। बड़े मैनेजर ने हाथ हिलाया, जरूरत नहीं है, एक नया मैनेजर नियुक्त किया जाएगा। तुम अभी के लिए जा सकते हो। जैसे ही यश मोहन होटल में रुका, वह थोड़ा चिंतित था। उसका साधना करने का मन नहीं था और वह अगले कुछ दिनों में वैसे भी ज्यादा सुधार नहीं करेगा। टूर्नामेंट में 3 दिन बाकी थे, फिर भी उसे अभी तक यान झेंग से कोई खबर नहीं मिली थी। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, यान झेंग ने खबर भेजी और जल्द ही वह आ गया। यश मोहन ने देखा कि यान झेंग का चेहरा बुरा था और वह निराश लग रहा था। भाई, ये तुम इतनी दूर की जगह पर क्यों रह रहे हो? यान झेंग जानता था कि यश मोहन के पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे, लेकिन वह निश्चित रूप से कहीं बेहतर रह सकता था। यश मोहन ने हाथ हिलाया और कहा, भाई यान, क्या हुआ? तुम पहले चिंतित लग रहे थे और अब चीजें मेरी सोच से भी अधिक गंभीर लग रही हैं। यान झेंग ने इसे छिपाया नहीं। उसने आह भरी और कहा, माफ करना भाई, ये टूर्नामेंट। उसने यह नहीं बताया कि क्यों। भले ही उसने बताया, यश मोहन उसकी मदद नहीं कर पाता। जैसे ही यश मोहन ने यह सुना, वह निराश था, लेकिन उसने इसकी उम्मीद की थी। उसने यह भी नहीं पूछा कि क्यों। उसने यान झेंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई यान, मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। यह देखकर कि यान झेंग दोषी महसूस कर रहा था, यश मोहन मुस्कुराया और बोला, भाई यान, क्या मैं खुद टूर्नामेंट में प्रवेश कर पाऊंगा? यान झेंग ने सिर हिलाया, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1 महीने पहले पंजीकरण कराना होगा। अब टूर्नामेंट में केवल 3 दिन बाकी हैं। यान झेंग को विदा करने के बाद यश मोहन अभी भी सोच रहा था कि टूर्नामेंट में कैसे जाना है। यश मोहन नाराज होने लगा। अगर वह टूर्नामेंट में नहीं जा सकता तो वह दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए डेजर्ट हर्ब वैली भी नहीं जा पाता। फिर उसकी गोली बनाने की क्षमताएं बेकार हो जाती। यश मोहन को लगा कि उसे अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह बाहर गया और पंजीकरण स्थान के लिए पूछा। वह ऐसे ही हार नहीं मानना चाहता था। अगर वास्तव में कोई रास्ता नहीं था तो वह यान झेंग को उसके आध्यात्मिक पत्थर वापस चुकाने और फिर अपने लोगों के साथ रिवर स्टेट छोड़ने का कोई रास्ता सोचेगा। यश मोहन को पंजीकरण क्षेत्र खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि टूर्नामेंट में केवल 3 दिन बाकी थे। जब यश मोहन आया तो उसे पता चला कि पंजीकरण के लिए अभी भी 1 और दिन बाकी था। यश मोहन ने अपना स्तर 6 का आध्यात्मिक गोली गुरु बैच छुआ और यान झेंग का आभारी था। उसके बिना उसके पास यह भी नहीं होता। पंजीकरण स्थल पर एक शर्मीली दिखने वाली लड़की थी और उसका चेहरा साफ और सुंदर था, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। यश मोहन ने अंदर घुसकर अपना बैज निकाला। छोटी बहन, मैं टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराना चाहता हूँ। क्या मैं अभी भी पंजीकरण करा सकता हूँ? छोटी लड़की स्तब्ध थी और शर्मा गई,
कृपया थोड़ा इंतजार करें, मार्शल भाई कोई जल्द ही आएंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। मित्र, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप गोली बनाने के टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराने आए हैं? एक मध्यम आयु के व्यक्ति की आवाज ने यश मोहन के विचारों को बीच में रोका। यश मोहन मुड़ा और इस मध्यम आयु के व्यक्ति को देखा। उसका कद औसत था और चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट थीं। उसकी ठोड़ी पर एक निशान था, हालांकि वह केवल आधार स्थापना अवस्था स्तर 9 पर था। उसके पीछे 4 लोग थे, जिनमें एक काले चेहरे वाली युवा लड़की, एक मध्यम कद का युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति था। यश मोहन ने बूढ़े व्यक्ति को कई बार देखा। वह स्वर्णकोर अवस्था प्रारंभिक चरण पर था, लेकिन उसकी ऊर्जा और रक्त कमजोर थे। यश मोहन बता सकता था कि बूढ़ा व्यक्ति लगभग अपनी आयु सीमा पर था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? यश मोहन ने मध्यम आयु के व्यक्ति का अध्ययन किया। मध्यम आयु के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी से सलाम किया। मैं मू यिकिंग हूं। अगर तुम किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो मित्र, तो मुझे डर है कि अब तुम्हारे लिए पंजीकरण कराने में बहुत देर हो गई है। यश मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं वास्तव में खुद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। छोटी लड़की ने यह सुना और जागी लग रही थी। अया, माफ करना, मुखियान बे सही कह रहे हैं। व्यक्तिगत पंजीकरण की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। फिर वह फिर से शर्मा गई। यश मोहन निराश दिखा। वह जानता था कि यान झेंग उससे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वह फिर भी निराश था। यह सोचकर यश मोहन ने मू यिकिंग को सलाम किया। सिर बताने के लिए धन्यवाद भाई मू, मैं यश मोहन हूं। मेरी किस्मत वास्तव में खराब है। मू यिकिंग मुस्कुराया। टूर्नामेंट हर दशक में होता है, इसलिए इसकी चिंता मत करो भाई। ये हम साधकों के लिए 10 साल बहुत जल्दी बीत जाते हैं। यश मोहन ने मू यिकिंग के चेहरे को देखा और कुछ समझ गया। उसने तुरंत कहा, भाई मू, मैंने हॉल ऑफ फेम के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं डेजर्ट हर्ब वैली जाना चाहता हूं। मू यिकिंग की आंखों में खुशी चमकी और उसने तुरंत कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम कहीं और बात कर सकते हैं भाई। ये 1 घंटे बाद यश मोहन मू यिकिंग के साथ उसके होटल में शामिल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आखिरी समय में टूर्नामेंट के लिए एक स्थान ढूंढ पाएगा। मू यिकिंग एक छोटे 3 तारा संप्रदाय पिल हर्ब संप्रदाय के संप्रदाय नेता थे। उनके पास कोई प्रसिद्ध गोली गुरु या कोई विशेष गोलियां नहीं थीं, इसलिए संप्रदाय तेजी से घट रहा था। हालांकि उन्होंने भी टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराया था। उनके उच्चतम रैंक वाले गोली गुरु केवल एक स्तर 4 के आध्यात्मिक गोली गुरु थे। उनके लिए हॉल ऑफ फेम में आना असंभव होगा। शीर्ष 10 की तो बात ही छोड़ दें। मू यिकिंग इस बार अपनी बेटी और सबसे बड़े शिष्य को दुनिया का अनुभव कराने के लिए आया था, इसलिए उसने संप्रदाय के लिए पंजीकरण कराया था। फिर वह गलती से यश मोहन से मिला, जिसके पास अंदर जाने का कोई स्थान नहीं था। वह यश मोहन को एक स्थान देने को तैयार था और यश मोहन भी बिना हिचकिचाहट के उनके नाम पर टूर्नामेंट में जाने के लिए सहमत हो गया। यश मोहन ने केवल हर्ब घाटी में जाने के लिए एक स्थान मांगा, इसलिए दोनों पक्षों ने तुरंत सहमति जताई। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।